सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सौरभ में। काफ़ी दिनों से मैं एक वीडियो इसमें अपलोड करना चाह रहा हूँ फॉर द इंटरव्यू ऑफ क्वालिटी एनालिस्ट। यानी अगर आप क्वालिटी एनालिस्ट के इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या मैं कहा हूँ कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में ही ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर सकूँ, ताकि जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू देने जाएं और आपका वहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाए। जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो आजकल तो इंटरव्यू के अलग अलग पैटर्न हो गए हैं। इंटरव्यू कभी आप फेस टू फेस भी दे रहे हैं, बहुत जगह पे अभी भी इंटरव्यू गूगल मीट या जूम के थ्रू हो रही है। राउंड्स की बात करें तो पहले एचआर राउंड होते हैं, फिर ऑपरेशन या फिर क्वालिटी राउंड होता है। कहीं कहीं पे क्वालिटी मैनेजर ही इंटरव्यू के बाद फाइनल कर देता है, बट कुछ कंपनियों में क्लाइंट राउंड भी होते हैं। क्लाइंट भी इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं फॉर क्वालिटी एनालिस्ट। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो होता है आपका बेसिक केआरए क्या है। अब बेसिक केआरए वो चीज़ है जो आपके मैनेजर या आपके सीनियर के थ्रू के द्वारा आपको एक बेसिक एक्टिविटी असाइन की गई है, जैसे कि ऑडिट करना, फीडबैक शेयर करना, सेशन लेना, प्री शिफ्ट ब्रीफिंग हो गई या फिर पोस्ट शिफ्ट ब्रीफिंग है। इसके अलावा टॉप 5 डिफेक्ट पे सेशन है। मतलब जो भी एक्टिविटी असाइन की गई है, या मैं कहूँ कि आप पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी है जो आप करते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती है आपकी बेसिक केआरएज में, जो एक्टिविटी के लिए आप अलाइन किए गए हैं, असाइन किए गए हैं अपने मैनेजर या सीनियर के थ्रू। ठीक, तो इन चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं अपने प्रोसेस में, प्रेजेंट कंपनी में या जो पहले आप कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ पे आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बारे में आपको क्लियर नॉलेज हो, जिसको कि आप एक्सप्लेन कर सकें सामने वाले के सामने। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोसेस। जिस प्रोसेस में आप काम कर रहे हैं, अब प्रोसेस या तो इनबाउंड होगा या तो आउटबाउंड होगा। इनबाउंड है या आउटबाउंड है, जिस प्रोडक्ट के लिए है, आउटबाउंड है तो वो किस प्रोडक्ट के लिए है। अगर इनबाउंड है तो उसमें भी प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, कितने एलओबीज हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू, आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप इनबाउंड के बारे में बता रहे हैं तो कितने कैंपेन हैं, कितने एलओबीज हैं वहाँ पे, लाइन ऑफ बिजनेस। अगर आउटबाउंड भी है, सेल्स प्रोसेस भी है, तो भी उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, ठीक है, और मैनेजर कौन है या फिर आपके रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, कॉल फ्लो कितनी होती है। अगर इनबाउंड के लिए है तो कॉल फ्लो कितनी होती है, एक दिन में कितने कॉल्स आते हैं। ठीक है, उनमें से आप कितना सैंपल चूज़ करते हैं ऑडिट करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। थर्ड है कि आप कि अलाइनमेंट में अलाइनमेंट में कितने एजेंट हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास आपके प्रोसेस में 100 एजेंट हैं, तो क्या 100 एजेंट की अलाइनमेंट आपके पास है? जनरली ऐसा नहीं होता है। 100 एजेंट में कम से कम 2 क्यूए होने चाहिए। 40-50, कुछ कंपनियों में 50 से ज़्यादा भी है तो वो एक ही क्यूए के साथ अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। बट ज़्यादातर अगर आप बता रहे हैं कि नहीं 100 बंदे हैं या उनसे ज़्यादा एजेंट है वहाँ पे, तो एटलीस्ट वहाँ पे 2 या 3 क्यूए ज़रूर होंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास कितने एजेंट अलाइन हैं। ठीक है, जितने एजेंट अलाइन हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आप बता रहे हैं कि अगर आपके पास 50-60 एजेंट हैं तो वो फिर एक्सेप्टेबल हो जाता है। जनरली 30-40 क्यूएज होते हैं, बट कुछ कुछ कंपनियों में 70 तक भी जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हो जाती है आपकी ऑडिट काउंट। ऑडिट काउंट में क्या है, अगर आप बता रहे हैं कि मेरा ऑडिट काउंट 25 मतलब है पर डे का, अगर आपका ऑडिट काउंट 25 पर डे है, तो यहाँ पर आपके साथ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भाई उसकी ईएचटी क्या होती है।
फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ आपको कि अगर जो आप ऑडिट कर रहे हैं, 25 कॉल का टारगेट है आपका, 25 कॉल का टारगेट है और मान के चलता हूँ कि उसकी जो ईएसटी है वो 5 मिनट की है। तो तुरंत जो इंटरव्यू ले रहा है वो कैलकुलेट कर लेगा कि ये 25 कॉल करने हैं और 5 मिनट की ईएसटी है, तो 125 मिनट हो गए, यानी कि 1.5 घंटा, 2 घंटे वो बता देंगे। यहाँ पे फिर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि भाई बाकी समय में फिर आप क्या करते हैं। 2 घंटे आपने ऑडिट में लगाया, 1 घंटे आपने फीडबैक में लगाया। तो जो आपके पास बेसिक क्यारीज हैं उनसे रिलेटेड आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि भाई ऑडिट के बाद मैं फीडबैक देता हूँ, या फिर मेरे पास सेशंस हैं, या फिर मैं कुछ एनालाइज कर रहा हूँ जैसे, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे टास्क मेरे मैनेजर ने असाइन कर रखा है। जैसे कि मैं हाइजीन ऑडिट भी करता हूँ, अब 25 मैं नॉर्मल ऑडिट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं 20 हाइजीन ऑडिट भी करता हूँ, जिसमें मैं चेक करता हूँ कि कॉल डिस्कनेक्शन जो हो रही है वो एजेंट के साइड से है या फिर कस्टमर के साइड से है, डिस्पोजिशन करेक्ट हो रही है या नहीं। इसके अलावा अलग अलग चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। मैं सेशन लेता हूँ, टॉप 5 डिफेक्ट पे सेशन लेता हूँ, ठीक है। या फिर मैं एसीपीटी एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर इनबाउंड का प्रोसेस है तो हाई एएचटी की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रोसेस में, उसको एनालाइज करता हूँ मैं कि हाई एएचटी क्यों है, इसके लिए मैं एसीपीटी कर रहा हूँ, ठीक है। एसीपीटी करने के साथ मुझे ये पता चलता है कि इसमें कितनी जो कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज वो एजेंट की है, कितने कस्टमर के साइड से है, या फिर कितने प्रोसेस है, या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब टारगेट पूछा जा रहा है तो टारगेट पूछने का मतलब ये होता है कि आप अपने दिन को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि अब 25 या 30 ऑडिट भी आप बता रहे हैं नॉर्मल, और आपने कहा है कि एएसटी 5 मिनट की है, 4 मिनट की है, 3 मिनट की है, मैं 5 मिनट एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो कैलकुलेशन क्या निकलता है कि भाई अगर 30 ऑडिट भी कर रहे हैं, 5 मिनट की है, तो 150 मिनट हुए, अप्रॉक्स 2 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हुआ, 2.5 घंटे हो गए। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आप अपने दिन को कैसे मैनेज करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आप ज़रूर प्रिपेयर करें अपने आप को कि जब ऑडिट और फीडबैक आपने दे दिया है, सेशन आपने लिया है, मतलब और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करते हैं ताकि अपने 8 आवर्स को आप जस्टिफाई वहाँ पे कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है आपके पास कि आप डिफेक्ट्स जो होते हैं, टॉप 5 डिफेक्ट, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक। अब आपके प्रोसेस में बताया गया है कि आपका स्कोर प्रोसेस का कम है। फॉर एन एग्जांपल कि भाई स्कोर अभी 85 है, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 90% की है। तो आप उसको कैसे चेक करेंगे कि मेरे प्रोसेस का टॉप 5 डिफेक्ट क्या है, ठीक है। बेसिक जो 7QC टूल्स में भी ये ऑप्शन आता है हमारे पास, जिसको हम परेटो कहते हैं, जो डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा टॉप 5 डिफेक्ट क्या है। अब इसको इस तरीके से हम देखें कि फॉर एन एग्जांपल मेरे पास 10 पैरामीटर हैं, ठीक। 10 पैरामीटर में मैं ये चेक कर रहा हूँ, जो चेक शीट हमारे पास है, यानी कि मॉनिटरिंग शीट है, जिसमें यस और नो का ऑप्शन होता है। तो नो हमारे लिए डिफेक्ट है, यस जो कि ऑलरेडी फॉलो किया जा रहा है कॉल पे, बट नो वो चीज़ें हैं जो कॉल पे फॉलो नहीं की जा रही है। सो नो इज इक्वल टू डिफेक्ट। अब इसे हम रॉ डेटा में कैलकुलेट कर देते हैं नो को, कि हमारे एक पैरामीटर में नो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। अब इसे हम इजीली कर सकते हैं काउंटिफ की मदद से। ऑलरेडी आप देखेंगे इस चैनल पे ये वीडियो आपको मिलेगा जहाँ पे आप काउंटिफ की मदद से नो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर पैरामीटर में कितने डिफेक्ट हैं। उसको सारे पैरामीटर में सेम एक्टिविटी करने के बाद आप उसको डिसेंडिंग टू असेंडिंग में अरेंज करते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि मेरे प्रोसेस का टॉप 5 डिफेक्ट क्या है और किन पैरामीटर्स में मुझे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि मैं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकूं इसके लिए। अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई भी एक पैरामीटर है, जैसे पर्सनलाइजेशन एक पैरामीटर है जिसका इम्पैक्ट जो है वो क्वालिटी स्कोर पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि डिफेक्ट उसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं उस पर्टिकुलर पैरामीटर पे काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा
बेनिफिट मिलेगा ओवरऑल स्कोर पे, क्योंकि जब मैं उसको कम करूँगा तो मेरा स्कोर फिर बढ़ेगा। तो यही रीज़न होता है टॉप 5 डिफेक्ट में काम पे वर्क करने का, कि जो टॉप 5 डिफेक्ट है अगर मैं उस पे काम कर रहा हूँ तो मेरे प्रोसेस का जो स्कोर है वो बढ़ जाता है, और मुझे ये पता भी होता है कि मुझे किन पैरामीटर पे काम करना है। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूँगा कि जब मैं पैरामीटर वाइज ये निकालता हूँ कि कितने डिफेक्ट किस पैरामीटर में है, टॉप 5 डिफेक्ट मुझे पता चल गया। अब आपको प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, ठीक? तो जब आप ऑडिट शीट करते हैं उसमें बकेट होता है ए बी सी, यानी जो सी बकेट में है वो बॉटम क्वार्टाइल है, ठीक। हमने बॉटम क्वार्टाइल पे काम किया। बॉटम क्वार्टाइल में काम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल हमने 30 सैंपल लिया है पर एजेंट जो बॉटम क्वार्टाइल में है, मान के चलते हैं हमारे पास 5 6 7 ऐसे एजेंट हैं जो 85 से बिलो इनका स्कोर हो रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम सभी एजेंट के 30 सैंपल्स लेते हैं और चेक करते हैं कि एनालाइज करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम उनको आ रही है जिस वजह से जो उनका स्कोर है वो कम हो रहा है। एक तरीका ये है आप सैंपल लें और चेक करें कि कहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है, और उनके कॉजेज़ क्या हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एजेंट और पैरामीटर वाइज एनालिसिस करें। अब ये कैसे करेंगे इस और इसका बेनिफिट क्या है? अपने रॉ डेटा के हेल्प से ही आप इसको बना सकते हैं कि आप जिस पर्टिकुलर एजेंट की बात कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आपके पास 50 एजेंट हैं, उस 50 एजेंट में सभी एजेंट ने, मतलब पर्टिकुलरली एजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किस पैरामीटर में मल्टीपल डिफेक्ट या मल्टीपल इश्यूज हो रहे हैं, उनको कौन से ऐसा पैरामीटर है जो मल्टीपल टाइम वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, आपको ये पता चल जाता है कि किस एजेंट के ऊपर मुझे किस पैरामीटर के साथ काम करना है, ठीक है। अगर कोई एक एजेंट है जिसे फॉर एग्जांपल बी पैरामीटर में प्रॉब्लम है, बी पैरामीटर में उनको डिफेक्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इस कंडीशन में मैं उनको ए सी और डी के बारे में बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ डेटा लास्ट 1 मंथ का, लास्ट 2 वीक का, तो मैं ये चेक कर पा रहा हूँ कि मेरे पास जो एजेंट हैं उनमें से पर्टिकुलर एजेंट की इस पर्टिकुलर पैरामीटर में मल्टीपल मिस्टेक्स हो रहे हैं, ठीक। तो मैं क्या करूँगा कि उस एजेंट के साथ उसी पैरामीटर के बारे में फीडबैक और कोचिंग दूंगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव करा सकूँ, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी सारे इम्प्रूव हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट यही हो जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और आप क्या क्या कर सकते हैं बॉटम क्वार्टाइल, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने बताया टॉप 5 डिफेक्ट आपको पता चल गया, प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करेंगे ये भी आपने बता दिया कि मैं बॉटम क्वार्टाइल पे काम करूंगा, 30 सैंपल्स लूंगा, एनालाइज करने की कोशिश करूंगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक। और इसके बाद आपने बताया कि आप एजेंट और पैरामीटर वाइज एनालिसिस भी करेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट टाइम आप भाई ज्वाइन कर रहे हैं और आपने देखा कि आपके प्रोसेस का स्कोर बहुत कम है, अब इसको बढ़ाने के लिए एज पर दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप क्या बता सकते हैं कि भाई मैं लास्ट 3 मंथ का डेटा लूंगा, लास्ट 3 मंथ के डेटा पे मैं परेटो एनालिसिस करूंगा। परेटो एनालिसिस की मदद से मुझे ये पता चल जाएगा कि किन 20% डिफेक्ट मुझे काम करना है जिससे मुझे अप्रोक्स 80% का इम्प्रूवमेंट मिले। अब जब मेरे पास 20% का डिफेक्ट आ चुका है, अब उस डिफेक्ट के कॉजेज को पता करने के लिए मैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का यूज़ करूँगा, ठीक है। उस मेथड का यूज़ करके मैं कॉजेज के बारे में इंफॉर्मेशन लूँगा। कॉजेज के बारे में जब मुझे पता चल जाएगी तो फिर मैं उस कॉजेज पे काम करूँगा अपने डिफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। डिफेक्ट सिर्फ पता होना नेसेसरी, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक आप वो रीज़न नहीं जानेंगे उस डिफेक्ट का, तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको फीवर हुई है, तो जब आप जाते हैं वहाँ पे तो डॉक्टर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत सारे कि भाई आपने कुछ ठंडा खाया था, कब से फीवर है, हाँ, और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। वो जानना ये चाहते हैं कि इस फीवर का सिम्टम क्या है, किस वजह से फीवर हुआ है। अगर नॉर्मल मतलब फीवर है जो नॉर्मल डेज में हो जाते हैं तो अलग है। अब फीवर के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये पता होना हमें बहुत ज़रूरी है
कि डिफेक्ट के कॉजेस क्या हैं, ताकि आप उस कॉजेस पे काम करके आपके डिफेक्ट को कम कर सकें। ठीक। अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मैं बता दिया। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ ताकि मैं उसको देख करके आपको बता सकूँ, मैं क्वेश्चंस कुछ स्किप ना हो जाए। और अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसको 2 वीडियो में भी कवर करने की कोशिश करूँगा, हो सके मैं 3 वीडियो में भी करूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप जिस प्रोसेस में अभी आप काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस का अभी का करंट स्कोर क्या है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप बता देते, आपने आप अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आपके प्रोसेस का क्या स्कोर है, क्लाइंट की तरफ से क्या बताया गया। फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद 5 6 7 मिनट के बाद फिर आपसे पूछेंगे कि आपके करंट प्रोसेस का स्कोर क्या है। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आप बता रहे हैं कि भाई मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 90% है, और अब बाद में आपसे जब पूछा कि आपने कहा नहीं मेरी तो करंट स्कोर 87% है, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 90% है, आपका प्रोसेस 87% पे क्लोज हो रहा है, विच मीन्स कि आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ना प्रोसेस का ना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट का। ठीक है। तो हमेशा जब भी आप जवाब दें, आंसर क्वेश्चन का आंसर करें, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के जवाब दें, ताकि आप कहीं भी जब आपके आंसर से और कोई क्वेश्चन ना क्रिएट हो जाए। ठीक है। क्योंकि अगर आपने पहले बोल दिया कि मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 90% है, कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद वो आपसे पूछ रहे हैं अच्छा आपकी करंट प्रोसेस का स्कोर अभी क्या चल रहा है, आपने बता दिया 87 है, 88 है या 85 है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं कि जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 90% की है तो आप 87 पे कैसे क्लोज कर रहे हैं। ठीक। या मतलब यहाँ पे क्या है कि 3% आपका जो गैप आ रहा है, आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बैड इम्पैक्ट वो डालता है इंटरव्यू में। ठीक है। अब दूसरी बात ये हो जाती है कि आपके प्रोसेस का, जो इस प्रोसेस में भी आप काम कर रहे हैं या काम करके आ चुके हैं, तो उन प्रोसेस का टॉप 5 डिफेक्ट क्या था। ठीक है। और उन डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए आपने क्या किया। तो जो भी आपके प्रोसेस का टॉप 5 डिफेक्ट रहा होगा उसको हमेशा याद रखें, और फिर आप उसको फिक्स करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसमें या उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपने क्या किया, वो सारी एक्टिविटी आप बता सकते हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है, आप से पूछा जा सकता है कि भाई अब जब आपने प्रोसेस में आप या प्रमोट हुए या आपने ज्वाइन किया प्रोसेस, ठीक है, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज थी उस वक्त, और आपने क्या इनिशिएटिव लिया उसको क्लियर करने के लिए या फिर प्रोसेस को और स्मूथली रन करने के लिए। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं आप काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव आपने लिया होगा। 2 4 ऐसे कुछ इनिशिएटिव अपने माइंड में हमेशा रखें, जो कि जब आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें एटलीस्ट कि आपने क्या इनिशिएटिव लिया है प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए और बेटर करने के लिए, ताकि आप टारगेट को अचीव कर सकें, जो क्वालिटी स्कोर का टारगेट है उसको आप अचीव कर सकें। तो इन चीज़ों के बारे में हमेशा ध्यान रखें। सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को समझना और उसका सही तरीके से जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लिख रखा हूँ, हो सकता है ये एक वीडियो में कवर मैं ना कर पाऊँ, कोशिश है कि मैं कर पाऊँ, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो फिर इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और आ जाता है रिपोर्ट्स को लेके कि आप रिपोर्ट्स क्या क्या बनाते हैं। तो रिपोर्ट्स में एक हो जाता है, एक डेली एक्टिविटी रिपोर्ट होती है। ठीक है। डेली एक्टिविटी रिपोर्ट में मैं जो भी एक्टिविटी किया हूँ अपने मैनेजर को मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। उसके बाद एक वीकली डैशबोर्ड जाती है, एक मंथली डैशबोर्ड जाती है। मैं टीएनआई रिपोर्ट शेयर करता हूँ अपने डैशबोर्ड के बेसिस पे, जो भी डिफेक्ट्स हैं एजेंट और पैरामीटर वाइज एनालिसिस करके मैं ट्रेनिंग टीम को शेयर करता हूँ, ताकि वो उस पर सेशन ले सके फॉर द इम्प्रूवमेंट ओनली। तो ये सारी रिपोर्ट्स मैं शेयर करता हूँ। रिपोर्ट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ गुड यू आर इन एक्सेल, एक्सेल में आप कितने अच्छे हैं, अपने आप को 0 to 10 में रेट करें। तो उस हिसाब से जितना भी आप कॉन्फिडेंट हैं या जितने भी आपके पास नॉलेज है, उसके बेसिस पे आप खुद को रेट कर सकते हैं वहाँ पे। ध्यान रखें, अगर आपने
डैशबोर्ड खुद से नहीं बनाया है कभी। मैं ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एज अ क्वालिटी एनालिस्ट, आपको रिपोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक। अगर आपने डैशबोर्ड खुद से नहीं बनाया है, आपके टीम लीडर या आपके पास कोई ऐसी शीट है जिसे मास्टर शीट कहते हैं या फॉर्मुलेटेड शीट है कि भाई मैंने एक जगह पेस्ट किया और सारे डैशबोर्ड सारे रिपोर्ट बन गए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन तरीके के शीट पे काम ना करें, क्योंकि उससे आप अपने काम को तो आसान कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बट उससे आप जो नॉलेज ले सकते थे वो आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। वो नॉलेज आपको नहीं मिल रही है जिस वजह से आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बेटर यही है कि आप खुद से अपना एक फॉर्मेट बनाएं और खुद से फॉर्मूला के थ्रू उसको अपने डेटा या नंबर को फेच करने की कोशिश करें कि भाई अभी कितना स्कोर चल रहा है, पर्टिकुलर स्कोर कितना है, टीम वाइज क्या है, परेटो का क्या रिपोर्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप खुद से करने की कोशिश करें। जब आपको एक बार आ जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप फॉर्मुलेटेड शीट पे ही काम करते रहेंगे तो आप कभी अपने नॉलेज को बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक नॉर्मल एक्टिविटी और भी आती है जिसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या? कैलिब्रेशन पहले दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में जितने भी स्टेक होल्डर हैं बीपीओस के या इंटरनल जो भी आपके हैं, उसके साथ साथ क्लाइंट भी होते हैं। क्लाइंट के साथ ऑपरेशन, ट्रेनिंग, क्वालिटी, इन सब के साथ एक कॉल को प्ले किया जाता है। मोटिव क्या होता है? चेक करना कि भाई जो सभी सोर्स हैं उनके पास सेम इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक। सेम इंफॉर्मेशन है या नहीं है प्रोसेस की। अब ये क्यों ज़रूरी है? फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चा फंसा हुआ है किसी कॉल पे और अपने वो टीम लीडर से पूछता है। टीम लीडर ने कहा कि भाई मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप क्वालिटी से पूछें। बाय चांस अगर क्वालिटी टीम उस वक्त अवेलेबल नहीं है, ब्रेक पर है या कहीं पर भी है, किसी मीटिंग में है, तो उस वक्त बच्चा उस कॉल का रिजोल्यूशन नहीं दे पाएगा, उस कॉल को सॉल्व नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या था कि जो टीम लीडर है उनके पास उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो कैलिब्रेशन का मेन मोटिव यही होता है, ये चेक करना कि सभी कैलिब्रेट है या नहीं, सबके पास सेम इंफॉर्मेशन है या नहीं प्रोसेस की, जिससे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, बच्चे के साथ कुछ भी हो या वैसे भी अगर कस्टमर ही बात करना चाहे तो हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज पर द प्रोसेस डिलीवर कर सकें। यहाँ पर एक और क्वेश्चन और आता है, आपसे इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो पूछ सकते हैं कि आप कैलिब्रेशन खुद इनिशिएट करते हैं या आप कैलिब्रेशन का एक पार्ट है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। खुद कैलिब्रेशन इनिशिएट करना मतलब आप खुद एक मीटिंग बुक करते हैं, आपने सबको मेल किया, ठीक है, एक कैलेंडर आपने बुक किया है और आपने एक रिकॉर्डिंग के साथ शीट भी शेयर किया है सबको। अब आप शेयर कर रहे हैं तो आपने इनिशिएट किया है, बाकी सब जिनको आपने शेयर किया है वो पार्टिसिपेंट है, ठीक है। वो पार्टिसिपेंट है, वो पार्टिसिपेट करेंगे और कैलिब्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये फ़र्क हो जाती है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि आप खुद इनिशिएट करते हैं या आप एक पार्ट होते हैं कैलिब्रेशन का, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एजेंट को आप फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, फीडबैक आपने शेयर किया है एजेंट को, फीडबैक देने के बाद जो एजेंट है वो आपके फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर उसने डिस्प्यूट कर दिया। आपको पता है प्रोसेस सही है, बट क्योंकि वो एक पुराना रिसोर्स है, बहुत ही ज़्यादा टेन्योर है, 1 साल 2 साल हो चुका है, तो वो आपके फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल आपको दिया हूँ, रीज़न कुछ भी हो सकता है। अब वो आपके फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। अब अगर एजेंट आपकी फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं उनके टीम लीडर को कॉल करूँगा, उनके टीम लीडर को बुलाऊँगा बच्चे के साथ कि और जो भी सिनेरियो हो मैं डिस्कस करूँगा, और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं वहाँ पे कॉल प्ले भी करूँगा इन फ्रंट ऑफ टीम लीडर, ताकि टीम लीडर भी उस कॉल को सुन करके अपना फीडबैक बच्चे के साथ शेयर कर सके और उसको वो कन्विंस करें जो मिस्टेक है, ठीक है। ये एक बेटर वे है कि मैं टीम लीडर के साथ भी कॉल मतलब के सामने
कॉल प्ले करूँगा और इन फ्रंट ऑफ टीम लीडर आई विल प्ले द कॉल एंड फिर उनको मैं बताऊँगा, वो खुद मतलब एनालाइज कर लेंगे कॉल में क्या प्रॉब्लम है, और देन द सेम ही विल डिलीवर, ही और शी विल डिलीवर टू द एडवाइज़र। तो अगर कोई बच्चा फीडबैक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपने मल्टीपल फीडबैक दे दिया है बट इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, एक में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूसरे में वो एक्सेप्ट कर रहा है। मल्टीपल फीडबैक आपने दिया है, मल्टीपल टाइम्स ने एक्सेप्ट किया है, बट उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर मैं जैसा बताया था कि इम्प्रूवमेंट नहीं है तो मैं कुछ सैम्पल्स ऑडिट करूँगा। सैम्पल ऑडिट करके मैं चेक करने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, या प्रोसेस की नॉलेज नहीं है उनके पास, कहीं नॉलेज गैप है। ठीक है, अगर नॉलेज गैप है तो उनको मैं फिर से रिफ्रेशर देने की कोशिश करूँगा, या मैं ट्रेनिंग टीम से बात करूँगा। ठीक, या कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास प्रोसेस की कंप्लीट नॉलेज है फिर भी वो इफ़ेक्टिवली उसको डिलीवर नहीं कर रहे हैं। यानी अगर मैं उसको सरल भाषा में आपसे कहूँ तो यहाँ पे विल इशू और स्किल इशू का कंसर्न आ चुका है। अब जो अगर स्किल इशू है तो स्किल इशू को हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, मैं खुद भी रिफ्रेशर ले लूँगा या कोचिंग दूंगा। ठीक है, तो उस तरीके से मैं स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। बट मोटिवेट करने का जब कंसर्न आता है, देन हाउ यू कैन मोटिवेट समवन। अब एजेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? अगर टेन्योर एजेंट है, टेन्योर रिसोर्स है हमारे पास, तो हम उसको करियर पाथ बता सकते हैं कि ऑलरेडी इतना वक्त हो चुका है इस प्रोसेस में, और अगर वो अपने परफॉर्मेंस को बेटर रखते हैं तो मे बी ही और शी कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल। वो नेक्स्ट लेवल एक सीनियर लेवल या सुपरवाइजर लेवल में जा सकते हैं, जिसके लिए उनको अच्छा परफॉर्म करना नेसेसरी है। तो ये मैं एक करियर पाथ उनको दिखाऊंगा कि कैसे वो अपने आप को और इम्प्रूव करके अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है कि हम मोटिवेट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे कि वाव कॉल एक्टिविटी हो गई, गुड कॉल एक्टिविटी हो गई। ठीक है, उसमें जो फोकस के ग्रुप के बच्चे होते हैं, यानी कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, उनको मोटिवेट करने के लिए हम कुछ गुडीज़ देते हैं, क्लैप्स कराते हैं फ्लोर पे, ताकि वो मोटिवेट हो सकें। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं जिससे कि हम विल इशू और स्किल इशू में काम करते हैं। अच्छा, अब हाउ टू आइडेंटिफाई बॉटम परफॉर्मर, ये इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। बॉटम परफॉर्मर जब आप डेटा ऑडिट करते हैं तो जिनका स्कोर बिलो 85 होता है, बेंच मार्क हमारा जो भी बेंच मार्क है जनरली हर जगह 85% ही होता है, तो अगर बिलो 85% है तो वो हमारे लिए बॉटम परफॉर्मर हैं। अब मेरे पास 50 एजेंट है जिसमें से जो 30 है वो ए बकेट में आ रहे हैं, यानी कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जो 10 हैं वो आ रहे हैं बी बकेट में, 10 या 15 करने, 15 हमारे पास बी बकेट में आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्कोर है वो 85 से ज़्यादा है बट 90 से कम है। दैट इज़ द रीज़न ओनली। बट कुछ ऐसे 5 एजेंट हैं जो कि सी बकेट में आ रहे हैं, यानी कि उनका जो स्कोर है वो 85 से बिलो है, तो वो हमारे लिए बॉटम परफॉर्मर है, जो कि मेरा पेन एरिया है। ठीक है, जो मेरे प्रोसेस का पेन एरिया, ज़्यादा जो डेंट दे रहे हैं प्रोसेस में वही 5 लोग दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं उन 5 लोगों पे काम करूँगा, उनके पैरामीटर्स को इम्प्रूव कराने की कोशिश करूँगा इंडिविजुअली, तो ओवरऑल जो मेरे प्रोसेस का स्कोर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे पास लिस्ट बहुत ज़्यादा है और अभी मैं इस चीज़ को कवर पूरा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कल मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ। फर्स्ट पार्ट अभी आपको ये रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और आई होप आपको ये पसंद आएगी वीडियो। कोई भी अपने सुझाव है, फीडबैक है तो ज़रूर शेयर करें आप। मैं कोशिश करूँगा आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग भी इस वीडियोज़ को बनाऊँ, और कोई और टॉपिक है आपके पास जिसमें आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो ज़रूर वो टॉपिक आप मेरे साथ शेयर करें, और देखते रहें लर्न विद सौरभ। थैंक यू सो मच।